हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हमारी बुक सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी। और बुक सीरीज में ऑलरेडी हमने 8 पार्ट इंडियन पॉलिटी के डिस्कस कर लिए थे। ये हमारा पार्ट 9 है और पार्ट 9 में हम देखेंगे सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनको याद करके प्रीलिम 2021 क्लियर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, सिटीजनशिप के तहत वो कौन से प्रोविज़न हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हम ये देखेंगे कि सिटीजनशिप को लेके कौन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। इसके अलावा सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट है उसे अभी कितनी बार संशोधित किया जा चुका है। हम कोशिश ये करेंगे कि इसमें डेप्थ में ना जाएं, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें अगर आप डेप्थ में जाते हैं तो आप अपनी समय की वेस्टेज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये करंट से रिलेटेड इशू हो जाता है। तो जब हम अपनी करंट से रिलेटेड इश्यूज़ की सीरीज़ कवर कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट टॉपिक के रूप में सिटीजनशिप को हम फिर से पढ़ेंगे, जिसमें 1955 के एक्ट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे और हाल ही में हुए जो अमेंडमेंट हैं उससे रिलेटेड इशू को भी टैकल करेंगे। यहाँ पे हमारा उद्देश्य होगा कि यूपीएससी 2021 प्रीलिम की दृष्टि से कौन से टॉपिक इसमें इम्पॉर्टेंट हैं या कौन सी वो लाइंस हैं जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है या सिटीजन्स का मतलब क्या होता है। आप जानते हो कि सिटीजन्स आर फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ओन एलिजेंस टू इट। They enjoy all civil and political right. Alliance on other hand are the citizens of some of other state and hence. कहने का मतलब क्या है कि जो नागरिक होते हैं ना उनको सिविल और पॉलिटिकल राइट प्राप्त होते हैं। इसके अलावा वो देश के प्रति काफ़ी निष्ठा रखते हैं। उन्हें ही हम कहते हैं कि वो हमारे यहाँ के नागरिक हैं। क्लियर? जब आप नागरिक की बात करते हो तो मन में ये प्रश्न आता है कि क्या इनके कैटेगरी भी होती है। तो बिल्कुल, आप देखोगे कि इनकी 2 कैटेगरी होती है, फ्रेंडली अलायंस और इनेमी अलायंस। फ्रेंडली अलायंस का मतलब ये होता है कि वो कौन से विदेशी मित्र हैं हमारे और कौन हमारे विदेशी शत्रु हैं। विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु से आशय आप इस तरीके से समझिए कि किस देश के साथ में इंडिया के रिलेशन सकारात्मक हैं और किसके साथ में इंडिया के रिलेशन नकारात्मक हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर। क्लियर? अब आपसे इसमें और ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अब आप ये देखिए कि कौन से राइट ऐसे हैं जो एक नागरिक को मिलते हैं और कौन से ऐसे राइट हैं जो विदेशी को इंडिया में नहीं मिलते। बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो प्रोविजंस होंगे उनको अपने नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल राइट में भी पढ़ेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि कौन से राइट हैं जो केवल इंडियंस को प्राप्त हैं या भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं और विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। यहाँ पर हम एक लिस्ट देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। कहने का मतलब कि आर्टिकल 15 जो है वो केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। इसमें क्या दिया हुआ है आपको पता है कि इसमें दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर कोई विदेशी व्यक्ति है तो उसके साथ हम भेदभाव ये कर सकते हैं कि हम उसको जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, सेक्स के आधार पे और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे किसी भी जॉब में अप्लाई करने की परमिशन उसको ना दे। क्लियर? दूसरा है हमारा राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी बताया कि कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी निकलती है तो उसके अंतर्गत हम ये भेदभाव कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में कि हम विदेशी व्यक्ति को एप्लीकेबल नहीं मानते। क्लियर? तो इसके अंतर्गत केवल और केवल भारतीय नागरिक ही आएंगे। तीसरा पॉइंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। जैसे इस समय किसान मूवमेंट्स चल रही है, अगर इसी किसान मूवमेंट्स को कोई फॉरेनर आके स्पीच करता है, एक्सप्रेस करता है और इंडिया के अगेंस्ट कई सारी स्पीचेस देता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। बट अगर कोई इंडियन है वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर उपयोग कर रहा है तो उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
समझ गए। अर्थात जो आर्टिकल 19 है वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, न कि विदेशी नागरिकों को। चौथा पॉइंट है हमारा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। कहने का मतलब कि हमारे नागरिकों को, देश के कई सारे नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार भी प्राप्त हैं। ये क्यों आर्टिकल आया? ये आर्टिकल इसलिए आया, जैसे कि आपको पता हो कि जब हम औपनिवेशिक दासता का शिकार थे तो 1830 के एक्ट में क्या हुआ कि कई सारी मिशनरियाँ आकर इंडिया में धर्मांतरण को प्रमोट कर रही थी। लेकिन हमारे यहाँ ये पर्पस किया गया कि कोई भी फॉरेनर इस चीज़ को कंडक्ट नहीं कर सकता, केवल इंडियंस के अलावा। ठीक। फिर है राइट टू वोट इन इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात कोई भी विदेशी लोकसभा के इलेक्शन में या विधानसभा के इलेक्शन में वोटिंग का राइट नहीं रखता है, केवल और केवल भारतीय नागरिक ही वोटिंग का राइट रखता है। 6 पॉइंट राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर उस व्यक्ति को संसद में या राज्य विधानसभा में अपने आप को सदस्यता लेनी है तो वो विदेशी व्यक्ति सदस्यता का पात्र नहीं होगा, बल्कि केवल इंडियंस ही उस सदस्यता का पात्र होगा। और लास्ट है हमारा एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। कहने का मतलब कि जो हमारे यहाँ सार्वजनिक पद हैं, पब्लिक ऑफिसेज हैं, लाइक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का जज या हाई कोर्ट या राज्यपाल या फिर महान्यायवादी या फिर राज्य के महाधिवक्ता, इन पदों पर केवल और केवल जो भारतीय नागरिक है वही आसीन हो सकेगा, न कि कोई विदेशी नागरिक। क्लियर? यानी कि आपने इन 7 पॉइंट्स के माध्यम से ये जाना कि किस प्रकार केवल और केवल इंडियन जो लीडर्स हैं या इंडियन सिटीजन्स हैं वही एप्लीकेबल हो सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर, इंडियन राइट्स को लेकर। क्लियर? अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, चलिए ठीक है, हमने आपकी बात मान ली कि इतने सारे राइट्स नागरिकों को हमने दिए, फॉरेनर को नहीं दिए। तो आपको पता है कि जब हमें राइट्स मिलते हैं तो हमें ड्यूटी भी फुलफ़िल करनी होती है। तो क्या वो ड्यूटी फॉरेनर को भी फुलफ़िल करनी है? तो नहीं। ये इम्पोर्टेंट है, जब हमने उनको राइट ही नहीं दिए तो उनको ड्यूटी भी हम नहीं देते। तो जब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में ड्यूटी के टॉपिक को कवर कर रहे होंगे तो वहाँ पे देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर कि हमने विदेशियों को फंडामेंटल ड्यूटी के लिए अप्लीकेबल नहीं किया। चलिए फिर देखिए, along with the above rights, the citizen also owes certain duties towards the Indian state, as for example paying taxes, respecting the national flag and national anthem, defending to the country and so on। कहने का मतलब इतने सारे राइट्स जो होते हैं वो इस बात के लिए भी इंगित करते हैं कि जो भारत का कर्तव्य है या भारत के प्रति इन लोगों की जो ड्यूटी है उसको ये रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे कि टैक्स को आप पे करते हो, आप में से सभी लोग टैक्स को पे करते हो, नेशनल फ्लैग को जब आप देखते हो तो आप उसको सैल्यूट करते हो, यहाँ तक कि नेशनल एंथम जब हमारे यहाँ होता है तो आप उसे खड़े होकर रिस्पेक्ट भी करते हो। अर्थात ये केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स ही करते हैं। क्लियर? हो सकता है कई सारे फॉरेनर को आप देखेंगे वो भी करते हैं, बट उनको इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप। ठीक। फिर है इन इंडिया बोथ अ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज ए नेशनलाइज सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, while in USA only a citizen by birth and not a naturalized citizen is eligible for the office of president। इसमें क्या बताया गया? इसमें इंडिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और यूएसए में राष्ट्रपति पद को लेकर डिफरेंस क्रिएट किया गया। अर्थात इसने ये आपसे कहा है कि भारत में आप अगर नागरिक हैं, चाहे जन्म से या प्राकृतिक रूप से, तो राष्ट्रपति बनने की आप योग्यता रखते हैं। बट अगर आप यूएसए में जन्म से नागरिक हैं तो ही आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। अर्थात वहाँ पे प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने का कोई प्रोविज़न नहीं है। क्लियर? तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी बेसिक को लेके। चलिए हमारा नेक्स्ट है, इसी में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, अर्थात नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए कौन से हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किए गए। तो आपको पता हो द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2। कहने का मतलब कि हमारा संविधान
का भाग जो 2 है उसके अंतर्गत नागरिकता को लेकर आर्टिकल 5 से 11 तक के प्रोविज़न किए गए हैं। हाउ एवर इट कंटेन्स नाइदर एनी परमानेंट नॉर एनी एलाबरेट प्रोविज़न इन दिस रिकॉर्ड। कहने का मतलब इस संबंध में स्थायी और विस्तृत रूप से हालांकि चर्चा नहीं की गई है। It only identifies the person who became citizen of India at its commencement on January 26, 1950। अर्थात इसमें केवल ये बताया गया है कि वो लोग जो 26 जनवरी 1950 को भारत के पार्ट में थे या भारत का हिस्सा थे वो नागरिक समझे जाएंगे। क्लियर। इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमेंसमेंट। कहने का मतलब कि इसमें ना तो इसके अधिग्रहण और ना ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। क्लियर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो अब आपको याद रखनी है प्रीलिम की दृष्टि से वो क्या है। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर्स एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। कहने का मतलब कि भारतीय संसद को ये केवल और केवल राइट प्राप्त है कि नागरिकता से संबंधित जो भी प्रोविज़न हैं या नागरिकता से संबंधित जो भी कानून हैं उनको बनाए, उनको एक्ट करे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागरिकता से संबंधित जो अधिकार हैं वो सर्वोच्च न्यायालय को हैं, नागरिकता से संबंधित जो अधिकार हैं वो भारतीय राष्ट्रपति को हैं, या नागरिकता से संबंधित जो अधिकार हैं वो राज्य की विधानसभाओं को भी प्राप्त हैं। तो आप कहोगे नहीं भाई साहब, केवल और केवल संसद को प्राप्त हैं। और संसद ने इसके लिए क्या किया है। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 विच हैव बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके लिए संसद ने 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम लाई, जिसको समय दर समय वो बार बार संशोधित करती रहती है। और आपको पता हो कि अभी तक नागरिकता जो संशोधन अधिनियम है वो कितनी बार संशोधित किया जा चुका है, 8 बार। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अभी तक जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसे केवल 2 बार संशोधित किया गया, तो आप कहोगे नहीं, उसे अभी तक 8 बार से ज़्यादा संशोधित किया जा चुका है। क्लियर। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है कि वो कौन सा नागरिक है, कौन से आर्टिकल हैं, ये बेसिकली यूपीएससी का पार्ट नहीं है। ठीक। हम ये देखेंगे अब इससे रिलेटेड आगे के जो प्रोविज़न वो ये कि नागरिकता जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसके अंतर्गत कितने प्रकार की नागरिकता की बात की जाती है, अर्थात नागरिकता को अर्जन को लेकर कितने प्रकार के प्रोविज़न हैं। कई बार यूपीएससी आपसे इंडिपेंडेंट रूप से क्वेश्चन पूछ सकती है कि नागरिकता के अर्जन को लेकर कितने प्रकार के प्रोविज़न किए गए। तो आपको पता है कि नागरिकता को अर्जन के लिए हमारे पास कितने प्रोविज़न हैं, 5 प्रकार के, 5 वेव्स। कौन कौन से। बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेशनलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। क्लियर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती, तो बिल्कुल की जा सकती है। क्या वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती, तो बिल्कुल प्राप्त की जा सकती है। क्या पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती, तो बिल्कुल प्राप्त की जा सकती है। क्या प्राकृतिक एवं क्षेत्र के समाविष्ट के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कि क्या नेशनलाइजेशन के आधार पर या राष्ट्रीयकरण के आधार पर नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, तो नहीं। क्लियर। तो देखते हैं बाई बर्थ का क्या मतलब होता है। इसमें काफ़ी डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस आपको बेसिक एक फीचर पता हो। देखिए पढ़ने को तो इतना है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन वही है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो यूपीएससी एक काफ़ी इजी एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक। तो हम बस बेसिक देखेंगे कि बर्थ का क्या मतलब होता है। अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 1950 जनवरी बट बिफोर जुलाई 1 1987 it is a citizen of India by birth in respective of the nationality of his parents। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद अर्थात 1 जुलाई 1900 यहाँ पे 87 ये गलत दिया है, यहाँ पे आपको 19 कितना होगा 47 होगा। ठीक है। तो आप इसको अमेंड कर लीजिएगा। 1 जुलाई 1947 से पूर्व अगर जन्मा है तो उसके माता पिता या कोई भी व्यक्ति हैं तो उनको राष्ट्रीयता के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाएगा। क्लियर। यानी कि कोई भी पर्सन जो 26 जनवरी 1950 या 1 जुलाई 1947 के पहले पहले भारत में उसने जन्म लिया है, उसके माता पिता ने अगर जन्म लिया है तो वो ऑलरेडी नागरिक योग्य होगा। और उम्मीद है कि आप में से सभी लोगों के माता पिता 26 जनवरी 1950 और उसके पहले भी दादा परदादा लोग नागरिक रहे होंगे। ठीक है।
चलिए दूसरा है बाय डिसेंट, वंश के आधार पर। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950 बट बिफोर डिसंबर 10, 1992 इट is a citizen of India by descent if his father was a citizen of India at the time of his birth। कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो जनवरी 26, 1950 को या उसके बाद 10 दिसंबर 1992 को या उससे पूर्व भारत से बाहर रहता हो, लेकिन वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। क्यों? यदि उसके फादर क्या हो, जन्म के समय इंडिया के नागरिक हो। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देख लिया। फिर इसका नेक्स्ट प्रोविज़न है बाय रजिस्ट्रेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट इफ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज नेमली। कहने का मतलब कि कई सारे ऐसे प्रोविज़न हैं केंद्र सरकार के द्वारा किए गए हैं, जिसके आधार पर अगर उन प्रोविज़न्स को वो फुलफिल करता है तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा या उसे भारत के नागरिक की पात्रता दी जा सकती है, और उसको हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बोलते हैं। अब इसमें किस आधार पे दी जा सकती है, ये आपसे ना तो क्वेश्चन पूछेगा, ना ही आपको ये याद रखने की इतनी डेप्थ में ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट है हमारा बाय नेचुरलाइजेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट इफ ही पॉसेजेस। कहने का मतलब कि प्राकृतिक रूप से किनको किनको नागरिकता मिल सकती है, तो कई सारे प्रोविज़न हैं, इनमें भी आपको कोई भी प्रोविज़न याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बेसिकली होता क्या था कि पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन काफ़ी यूपीएससी पूछती थी, लेकिन आपको पता हो कि जीएस और ऑप्शनल के बीच हमें डिफरेंस भी तो करना है, और आपको प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें नागरिकता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। हालांकि 2011 के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। और आपको पता है कि 2011 के बाद से कई बार यूपीएससी ने अपने सिलेबस को अमेंड किया है, और उस अमेंडमेंट के आधार पर आप ये गेस कर सकते हो कि यूपीएससी अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है। क्लियर? तो खामखाम उसमें टाइम क्यों वेस्ट करें अपना। पांचवा पॉइंट है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। कहने का मतलब अगर इंडिया ने किसी भी विदेशी जो क्षेत्र है उसे अगर अधिग्रहित किया है तो ऑटोमेटिक रूप से वहाँ के जितने भी लोग होंगे वो ऑलरेडी इंडियन सिटीजन्स कहलाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देख लिया कि क्या क्या प्रोविज़न है। अब स्पेशल प्रोविज़न क्या है असम अकॉर्ड के अंतर्गत, ये करंट इशू का टॉपिक है, तो जब हम असम अकॉर्ड को कंप्लीट कर रहे होंगे अपने करंट इशू में, तो वहाँ पे इसको काफ़ी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं हमारा अगला क्या है। हमने नागरिकता के अर्जन की बात तो कर ली, अब हम ये देखते हैं कि कोई पर्सन नागरिकता का लॉस कैसे करता है। तो नागरिकता को लॉस करने के हमारे यहाँ कितने प्रोविज़न हैं बताइए? 3 वेज। आपको ये याद रखना है कि नागरिकता के अर्जन को 5 हैं और नागरिकता को लॉस करने के 3 वेज हैं। 3 वेज कौन से हैं? रिन्यूसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रीवेशन, अर्थात त्यागना और बर्खास्तगी और वंचित करना। त्यागना का क्या मतलब होता है? जैसे कि कोई भी व्यक्ति आप देखोगे, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, सर्किल होंगे, अगर वो किसी फॉरेन में शिफ्ट हो जाते हैं और उनको लगता है कि इंडिया से अच्छा फॉरेन है हमारा, तो वो अपना फॉरेन चले जाएंगे और इंडिया की सिटीजनशिप का त्याग कर देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम कह देते हैं कि उन्होंने नागरिकता का त्याग कर दिया। टर्मिनेशन का क्या मतलब ये होता है? टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, मतलब कि भारतीय जो नागरिक है वो स्वेच्छा से अगर किसी दूसरे देश का, यूएसए का, कनाडा का, कहीं अन्य की सिटीजनशिप को अगर वो कर ले, तो क्या होता है कि उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक रूप से समाप्त हो जाती है या टर्मिनेट हो जाती है। क्लियर? ये समझ गए आप। फिर डिप्रीवेशन, यानी कि वंचित कर दिया जाए। कई बार आप देखते होंगे कई सारे जो टेररिस्ट होते हैं या कई सारे जो स्पाई होते हैं अदर कंट्री के, वो हमारे यहाँ नागरिकता को फर्जीवाड़े तरीके से अर्जित कर लेते हैं, और जब गवर्नमेंट या राय एजेंसियां हमारी उस चीज़ को टैकल करती हैं तो उनको पता चलता है कि इस पर्सन ने फर्जी तरीके से सिटीजनशिप को इनेक्ट किया, तो क्या किया जाता है कि उसकी नागरिकता को रद्द कर दिया जाता है। कई सारे ग्राउंड हैं जिनके बेसिस पे उसे वंचित किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, बस आपको इतना पता हो कि 3 तरीके से नागरिकता को बर्खास्त किया जा सकता है और 5 तरीके से नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। क्लियर?
फिर लास्ट में एक टॉपिक आता है जो कि आपको अच्छे से पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को कंप्लीट कर रहे थे, कि सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है। सिंगल सिटीजनशिप को लेकर काफ़ी सारे डिबेट रहती है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है एंड इन वजह से ड्यूअल पॉलिटी सेंटर एंड स्टेट इट प्रोवाइड फॉर ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप। कहने का मतलब कि भारतीय संविधान संघीय होने के बावजूद भी ये एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। अब आपके मन में आएगा ऐसा आप क्यों कह रहे हो? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो संघीय संविधान होता है उसका बेसिक फीचर ही होता है कि वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होगी। क्लियर? इसीलिए आप देखोगे कि जो यूएसए का फेडरल है या स्विट्जरलैंड का जो फेडरल है वहाँ पे डबल सिटीजनशिप को इनेक्ट किया जाता है। डबल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल की अपनी एक अलग सिटीजनशिप होगी और स्टेट की अपनी एक अलग सिटीजनशिप होगी। बट इंडिया में क्या होता है कि केवल और केवल केंद्र की ही सिटीजनशिप की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? तो इसीलिए आप देखोगे जो आधार कार्ड हमारा बना है वो कहाँ से बना है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये हमारी वोटर आईडी जो बनती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनती है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया। फिर आपसे कई सारे इसमें तथ्य हैं, कई सारे फैक्ट हैं कि ओवरसीज सिटीजनशिप क्या होता है या पीआईओ क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं याद रखनी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि ओसीआई कार्ड होल्डर और पीआईओ को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। जब से मर्ज कर दिया गया तब से हमें इन क्वालिटीज़ को याद करके क्या फ़ायदा? आप कई सारे इंस्टीट्यूट को देखोगे वो आपको ये इंडेक्स पूरी रटा देते हैं। क्या आपको इन इशू से टैकल करना है? तो नहीं करना है अभी हमें। जब आप में से कोई आईएफएस ऑफिसर बन जाएगा तो ऑलरेडी आपको इंडिपेंडेंट रूप से ट्रेनिंग सेंटर में इस टॉपिक को काफ़ी ब्रीफ में पढ़ना होगा। बट हमें तो आईएएस ही रहना है ना, तो आपको इसमें इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। खामखा आप अपना टाइम का वेस्ट करेंगे। देखिए, आप स्मार्ट स्टडी करिए, हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी आपसे हार्ड वर्क नहीं चाहती है, वो आपसे चाहती है कि आप स्मार्ट वर्क के जरिए उसमें एक बेस्ट एस्पायरेंट के छिपे हुए गुणों को आप दिखाएं। क्लियर? तो इस तरीके से हमने अपने सिटीजनशिप के टॉपिक को कवर किया। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट, उसको काफ़ी ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।